ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या खोया क्या पाया की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अमिताभ जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो इस गणतंत्र में अब भी कायम हैं और वो अनसुलझे हैं। उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर कौन कौन से सवाल हैं जिनका जवाब ये देश खोज रहा है। पहला सवाल कि क्यों सही मायने में जनता की सरकार नहीं बनती। दूसरा सवाल कि क्यों सरकारें खुद को सर्वशक्तिमान समझती हैं। तीसरा सवाल, राजनीति एक सेवा की जगह पेशा क्यों बन गई। चौथा सवाल, राजनेता खुद को जनसेवक की जगह राजा क्यों समझने लगे। सवाल नंबर 5, गणतंत्र में राजशाही की गंध क्यों आती है। सवाल नंबर 6, सामाजिक भेदभाव आखिर कब मिटेगा। सातवां सवाल, आर्थिक विषमता कब खत्म होगी। सवाल नंबर 8, महिलाओं को कब मिलेगा पुरुषों के बराबर दर्जा। नौवां सवाल, कब सिद्ध होगा कि संविधान जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए है। और सवाल नंबर 10 कि आखिर समाज के आखिरी व्यक्ति के बारे में सरकारें कब सोचेंगी। अमिताभ जी के पास चलते हैं सीधे। अमिताभ जी, कुछ सवाल हमने उठाए खबर भारती की तरफ से, 10 सवाल थे, ये आपने सुना होगा। और इससे अलग एक और सवाल, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता या फिर जातिगत भेदभाव, ये सारी चीजें महात्मा गांधी के बारे में अभी कुछ देर पहले हमारे एक मेहमान ने कहा कि उन्हें संविधान के निर्माण में इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। देखिए, मैं कहूंगा कि जो भारत का संविधान बना जी, वो उस समय की भारत की जो सामूहिक प्रज्ञा थी, सर्वोत्तम सामूहिक प्रज्ञा जी, और मैं तो उसको कहता हूँ भारत की सार्वकालिक सबसे अच्छी प्रज्ञा, सामूहिक प्रज्ञा वो थी। तो संविधान में कहीं कोई खोट नहीं। और संविधान जो बना वो गांधी की नैतिक छाया के तले बना। जी, गांधी का व्यवहारिक पार्टिसिपेशन इस तरह की चीजों में कभी नहीं था। आपको याद दिलाऊं, गांधी जी कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता भी नहीं थी उनके पास जी, लेकिन कांग्रेस का हर फैसला गांधी की नैतिक सत्ता के अधीन होता था जी। तो ये विषय है। मैं मानता हूं कि सबसे मूल समस्या कहाँ आई इस देश के 64 वर्षों के गणतांत्रिक सफर में, वो आई कि सियासत जो है वो ऐसी तवायफ का दुपट्टा बन गई जो किसी के आंसुओं से नम नहीं होती। अमिताभ जी, आपने जो बात कही उस पर एक और सवाल ये आता है कि फिर आपने कहा कि गांधी जी की नैतिक सहमति होती थी, लेकिन गांधी जी क्या वाकई नहीं समझ पाए। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि देश में अन्ना का आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, जनता एक बार फिर सड़कों पर आई। क्या वही हाल हुआ गांधी जी का जैसे आज अन्ना को सरकारों ने मूर्ख बनाने की कोशिश की। शायद पहले भी यही हुआ कि गांधी जी समझ नहीं पाए कि उनकी बातों को रखा जा रहा है या नहीं। नहीं, अभिषेक, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि गांधी के समय में जो कुछ हुआ वो कहीं कुछ अनुचित नहीं था। गांधी की नैतिक सत्ता के तले जो संविधान बना वो दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक है जी। ये मानकर फिर क्या वजह है कि उनकी मूल भावना जो गांधी जी की सोच थी, एक अस्पृश्यता, वो भी कायम है। दूसरी मैं वही आ रहा हूँ अभिषेक, मैं वही आ रहा हूँ। लेकिन दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी संविधान तब तक निष्प्राण है अगर उसको प्रयोग में लाने वाले, उसको अमल में लाने वाले लोग पतित हो जाएं। जी, इस बात को समझना होगा। संविधान जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई कि वो संविधान की शपथ लेके देश चलाएं, वो लोग पतित हो गए। तो क्या करेगा कोई गांधी, क्या करेगा लोहिया, क्या करेगा जयप्रकाश और क्या करेगा विनोबा। समस्या यहाँ पर आई कि जिनके हाथ में सत्ता गई, कोई गांधी अनंत काल तक जीवित तो रह नहीं सकता देह के साथ। एक ना एक दिन गांधी को जाना पड़ा, एक ना एक दिन लोहिया को जाना पड़ा, एक ना एक दिन विनोबा जी को जाना पड़ा और एक ना एक दिन जयप्रकाश। चलिए, बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत दिलचस्प बातें हैं। एक बार फिर से हम चलेंगे विजय तिवारी जी के पास, जो कि अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से, विजय जी आप एक साहित्यकार हैं, अगर कुछ अपनी पंक्तियों के माध्यम से आज की परिस्थिति को अगर आप समझा सकें इस गणतांत्रिक देश में, तो बहुत हमें प्रसन्नता होगी अगर आप कुछ सुना सकें तो। जी, मैं जो है वो आखिरी आदमी से देश की आज़ादी को लेके 8 पंक्तियों में अपनी बात कहता हूँ जी, कि नहीं मुहैया मुंह को रोटी, पेट पचावे खुद की बोटी,
आज़ादी से आज तलक वो लगा ना पाए नारा रे, हिंदुस्तान हमारा रे, हिंदुस्तान हमारा रे। और इसका बंद ये है कि जाति धर्म समाज बढ़ गए, आकाओं में राज बढ़ गए जी। जाति धर्म समाज बढ़ गए, आकाओं में राज बढ़ गए, आज लड़े कल गले मिलेंगे, वो सारे जज्बात बढ़ गए। भूख बेकारी वही पड़ी है, किया ना क्यों बंटवारा रे, आज़ादी से आज तलक हम लगा ना पाए नारा रे, हिंदुस्तान हमारा रे, हिंदुस्तान हमारा रे। तो ये मेरे ख्याल से यही चल रहा है पूरे देश के अंदर, जब से गरीब को भुनाया जा रहा है। और एक शेर मेरा और मुझे याद आ रहा है कि भूखों पे सबने खूब सियासत तो की मगर, भूखों पे सबने खूब सियासत तो की मगर, रोटी का इंतज़ाम किसी ने नहीं किया। तो ये उनको भुनाया जा रहा है, गरीबों को उल्लू बनाया जा रहा है, और सारे लोग अपना मजे काट रहे हैं। जो अंग्रेजों ने किया वही हमारे यहाँ के वो तथाकथित हमारे समाज सेवी लोग कर रहे हैं, नेता बन के। क्या बात है, आपने बहुत खूब बातें कही हैं। और अमिताभ जी ने भी अभी कुछ देर पहले यही कहा था कि यही चीज़ तो, यही विकास तो अंग्रेज भी करते थे, उन्हीं के विकास की परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर हम गणतंत्र किस काम के। जीवन जी के पास चलेंगे। जीवन जी, अभी विजय जी ने अपनी कविताओं के जरिए बहुत बखूबी समझाया है आज के हालात को, इस पर कुछ अगर आप कहना चाहें। विजय जी ने बहुत अच्छी जो सारी बातें हैं वो कविता के माध्यम से उन्होंने व्यक्त कर दी हैं, और उसमें समाजवाद और आम आदमी के बारे में जो उनके विचार हैं वो वास्तव में आज की बहुत आवश्यकता है। आपने जो 8 मुद्दे उठाए हैं जी, उसका एक ही उत्तर है कि जब तक संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं, हमारी विधानसभाएं हैं, हमारी लोकसभा है, उस पर नहीं चलेगी तो आप कितने ही कर लीजिए, आने वाले फिर 100 सालों में भी हम इस देश में बहुत बड़ी इमारतें तो होंगी, लेकिन आम आदमी को न्याय जब तक नहीं मिलेगा, न्याय आज भी आम आदमी को नहीं मिल रहा है। आम आदमी आज देश में 50 करोड़ की जनसंख्या ऐसी है जो आज भी एक जीवन जी दूर है। आज भी जीवन जी, फेडरल स्टेट को लेकर हमने एक सवाल पूछा था गीता जी से कि आखिर फेडरल स्टेट का जो दर्जा हमने दिया हिंदुस्तान को, बाकी मुल्कों से हमने प्रेरणा भी ली थी, क्या वो साकार हो पाई है? क्या सही होगा हिंदुस्तान को एक फेडरल स्टेट के तौर पर कहना? नहीं, वो फेडरल स्टेट तो बनी नहीं पाई, क्योंकि हमने भाषाई प्रांत बना दिए, भाषा के आधार पर हमने प्रांत बना दिए, हमने क्षेत्रीय दल बना दिए। आज 2 दलीय प्रणाली होना चाहिए, जैसे अमेरिका में है, ब्रिटेन में 2 दलीय प्रणाली बन नहीं पाई। और आज भी हमारा जो देश का जो आज केरल से लेके कश्मीर तक सारे लोग जाति उसमें अपनी क्षेत्रीयता में बटे हैं, भाषा में बटे हैं, अपने अपने धर्मों में बटे हैं, संप्रदाय में बटे हैं। तो ये जो अलगाववाद जैसी स्थिति आ रही है, जैसा कि अभी आपने पहले भी कहा था कि इस देश में जो 3 चीजें बहुत बड़ी तेजी से पनप रही हैं, जो हमारे लिए बड़े खतरे की घंटी हैं, वो है नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद और अलगाववाद। और उसका कारण है कि हमारा नेतृत्व तो इस देश में कमजोर है। चलिए गीता जी की ओर रुख करते हैं, क्योंकि गीता जी इस वक्त औरतों का सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं और काफी काम भी किया है उन्होंने छोटे इलाकों में। गीता जी, यहां पर लैंगिक असमानता जो है, इसको लेकर विशेष तौर पर आपसे हम बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने महिलाओं को लेकर बहुत काम किया है। पिछले दिनों जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, या फिर इस 64 साल के गणतंत्र में कह लें, या फिर 67 साल के आजाद भारत में कह लें, महिलाओं की स्थिति जो है वो आज भी, हम एक तरफ दावा ठोकते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं, लेकिन ना ही हम उन्हें संसद में वो हक दिला पाए, ना ही हम समाज में उन्हें वो हक दिला पाए। यहां पर हिंदुस्तान जो है सीधे 2 हिस्सों में बटा नजर आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि महिलाओं के क्षेत्र में जो प्रगति की जानी चाहिए थी, देश में वो चीज़ नहीं हुई है। आज भी बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश की सिर्फ 53% महिलाएं शिक्षित हो पाई हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर हम उनके स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं तो करीब 56% महिलाएं आज भी
देश की खून की कमी से जूझ रही हैं, जबकि वो खेत में काम करती हैं और अन्न उत्पादन में उनका बहुत ही ज़्यादा हिस्सेदारी है। अगर वो काम करना बंद कर दे तो शायद उत्पादन का जो रेशो लेकर हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, अगर इन महिलाओं को हमने अच्छा वातावरण नहीं दिया तो निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। और साथ ही साथ मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि जो हमारी योजनाएं बनती हैं उसमें उसके लागू करने में एक ऐसा वर्ग है जिसका बहुत ज्यादा हाथ होता है, वो है अफसरशाही। नेता जो हैं वो अफसरशाही के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होने के कारण उनके बनाई हुई फाइलों पर चलते हैं, जिसकी वजह से वंचित लोगों तक वो चीजें पहुंच नहीं पाती हैं। बिल्कुल अमिताभ जी के पास एक बार फिर से चलेंगे। अमिताभ जी, चूंकि अलग अलग देशों की, भारत ने बताया जाता है कि अपने संविधान के निर्माण से पहले कई देशों के संविधान का अध्ययन किया उन सदस्यों ने, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, सबके अपने अपने संविधान है। वहां की सत्ता व्यवस्था जो है अलग है, और हिंदुस्तान के पड़ोसी देश की बात करें, चाइना की बात करें, वहां की सत्ता व्यवस्था, शासन व्यवस्था बिल्कुल अलग है। भारत यहां आपको किसके करीब दिखता है? क्या लगता है कि या फिर भारत ने इतना ज्यादा मिश्रित कर दी अपनी व्यवस्था को कि हम घालमेल में उलझ कर रह गए? नहीं, अब ये अभिषेक, मैं इस बात से थोड़ी सी असहमति जताऊंगा। और जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि दो दलीय व्यवस्था होनी चाहिए, दुनिया के जिन भी मुल्कों में दो दलीय व्यवस्था है उन मुल्कों की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को जरा देखिए जी। वो लगभग दो हिस्सों में बटे मुल्क है बस मैक्सिमम जी। और भारत में चले जाइए, एक जहां आपका चैनल बहुत अच्छा चैनल के रूप में है, जहां जिसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, छत्तीसगढ़ जी। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ और रायपुर दोनों को देखिए तो एक 18वीं शताब्दी में देखेगा और एक 21वीं शताब्दी में जी। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं है ना जी। बिल्कुल, ये देखना होगा। ये भारत है, यहाँ सामाजिक स्तर पर इतना लेयर्स हैं एक, और इसी देश में -0 डिग्री टेम्परेचर, और उसी दिन इसी देश में 27 डिग्री टेम्परेचर भी मिलता है जी। बिल्कुल, इसमें अमिताभ जी इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क है और कई तरह की चीजें हैं, लेकिन अभिषेक एक मिनट, इसमें एक बात मैं और कहूंगा। राष्ट्रीय दल जब देश की आकांक्षाओं का, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का, जन समूहों की इच्छाओं का प्रकटन नहीं कर पाए, तब क्षेत्रीय दल पनपे हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, जब तक कांग्रेस पूरे देश की इच्छा का, आकांक्षा का प्रस्तुतिकरण करती रही, तब तक क्षेत्रीय दल नहीं पनपे। चाहे अन्ना दुरई को ले लीजिए, चाहे पंजाब में अकाली दल के उद्भव को ले लीजिए, या 60 के दशक में बाल ठाकरे जी। अमिताभ जी, थोड़ी वक्त की पाबंदी है, इसलिए बस एक संक्षेप में, आपने क्षेत्रीय दलों की बात कही, लेकिन यह भी सच है कि इन्हीं क्षेत्रीय दलों के बाद हम फेडरल स्टेट का जो दर्जा हम हिंदुस्तान को गौरव से देते थे, वो बंटवारे की तरह से बनता जा रहा है कि लोग अलग अलग राज्यों को बांटने पर तुले हैं। जी, लगता है अमिताभ जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो अमिताभ जी से अभी हमारी बात हो रही थी। हमारे साथ राम बहादुर राय एक मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि तमाम मेहमानों को हम अपने साथ बनाए रखे हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम अपनी चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे।